Hello everyone, welcome to this session and today we are going to cover the JEE Main 2023 top PYQs of sequence and series. So 2023 के कुछ सिलेक्टेड और मजेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए, सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएं. यस, और जहां तक बात है सीरीज वाले क्वेश्चंस की, तो क्योंकि वो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. बट यस, जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं सीरीज के, बेसिक पैटर्न्स होते हैं, वो हमें सोल्व करने आनी चाहिए क्योंकि 2024 में भी वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इवन दो दे वर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. यस, तो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सीरीज वाले में भी, बट ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें. फाइन, सो स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. साथ साथ में सोल्व करते जाना, तभी फायदा होगा सेशन का. यस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट गलती होती है जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों की. तो देखो स्टेटमेंट रीड करो. द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48. तो ऐसे क्वेश्चंस खूब देखने को मिलेंगे आपको, और दूसरे चैप्टर्स में भी देखे होंगे आपने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में, कि ईदर और वाली कंडीशन चल रही है या नीदर नॉर वाली कंडीशन चल रही है. यस, तो यहां पे क्या, ये दो कंडीशंस तो हैं ही हैं, ईदर दिस और दिस, बट साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी आ गई, बट नॉट डिविजिबल बाय 48. तो देखना पड़ेगा कैसे करें. सबसे पहले चेक करो किस टाइप के नंबर्स की बात हो रही है. 3 डिजिट नंबर्स में देखना है. 3 डिजिट नंबर्स का मतलब 100 से स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक जाएगा, 999 तक. अब कुछ लोग तो क्या करते हैं कि मैन्युअली देखना स्टार्ट कर देते हैं कि सर पहले मैं देखना स्टार्ट करता हूं 3 के मल्टीपल कौन से हैं, फिर 4 के मल्टीपल कौन से हैं. अगर तुम उस अप्रोच को फॉलो करोगे हमेशा गलती होने के चांसेस रहेंगे, और 90% चांसेस है कि गलती हो ही जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई केस हम हमेशा मिस कर देते हैं या कोई ना कोई केस हम डबल ले लेते हैं, तो वैसी गलती होने के चांसेस हमेशा रहते हैं. अगर कंफ्यूजन से बचना है, गलती से बचना है, ऑलवेज यूज द वेन डायग्राम. बेस्ट मेथड है वेन डायग्राम से करो, चाहे 2 सेट्स गिवन हो चाहे 3 सेट्स गिवन हो. तो बना लेते हैं एक बेसिक सी वेन डायग्राम. तो अगर मैं 3 सेट एज्यूम करके चलूं, ए वाला सेट जिसमें सारे 3 के मल्टीपल है, बी वाला सेट जिसमें 4 के मल्टीपल है, सी सेट जिसमें 48 के मल्टीपल्स हैं. 3 सेट ले लिए हमने. यस, और वेन डायग्राम बिल्कुल बेसिक वाली बना रहे हैं. ये सोच के चिंता मत करना कि कौन किसका सबसेट होगा, डजंट मैटर. एक बिल्कुल रफ डायग्राम बना लो, आइडिया लग जाएगा उसी से. तो ये 3 सेट बना लिए मैंने. ए में क्या है, 3 के मल्टीपल है, बी में 4 के और सी में 48 के. अब मुझे बस देख के बता दो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम में कौन सा रीजन चाहिए मुझे, किस रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए. तो देखो ईदर 3 और 4 बट नॉट 48. तो मतलब कि सर ए सेट में तो हो सकता है वो, बी में भी हो सकता है, बट सी में नहीं होना चाहिए. सो कौन सा रीजन आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला. तो सिर्फ सी वाले सर्कल को छोड़ दिया हमने, बाकी सारा आ गया ए और बी के अंदर का. तो ये हमारा टारगेट है, ये वाले रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं मुझे. सोच के बता दो कैसे करेंगे. क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा मुझे. तो इसको देख के फॉर्मूला लिखा जा सकता है क्या, देखो ध्यान से. तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बनाते हैं फॉर्मूला. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है. सबसे पहले तो ए और बी वाला सेट तो चाहिए मुझे. एक काम करते हैं, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं. सो ए यूनियन बी पूरा ले लिए मैंने, बट इसमें से कुछ चीजें अब मुझे रिमूव करनी पड़ेंगी. एक तो ये वाले एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे. कैसे रिमूव करें ये, एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी को रिमूव कर देते हैं. और कौन से रिमूव करने हैं, ये वाले रिमूव करने हैं. ये कैसे रिमूव करोगे, बी इंटरसेक्शन सी को रिमूव कर देते हैं. और कौन से एलिमेंट्स नहीं चाहिए, ये वाले तीनों के इंटरसेक्शन वाले. बट इसकी अगर तुम सिचुएशन सोचो तो सर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये तो इसमें रिड्यूस हो चुके हैं, एक बार रिमूव हो चुके हैं, इसमें माइनस हो चुके हैं. और ये वाले एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी में भी माइनस हो चुके हैं. तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स जिनको मुझे एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, ये तो गलती से 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं. तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा. तो ये लो फॉर्मूला बन गया आपका बैठे बैठे. यही करना होता है हमेशा. जो मर्जी वेरिएशन आ जाए, वेन डायग्राम में रीजन प्लॉट करेंगे, कॉमन सेंस से फॉर्मूला बना लेंगे. एक बार अगर फॉर्मूला बन गया उसके बाद तो वैल्यूज ही पुट करनी है, हो जाएगा. तो ये मुझे पता है, ए यूनियन बी का भी फर्दर क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. अब इन सब की वैल्यूज पता करनी है हमें. तो देखो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बता दो कितने होंगे. 3 के मल्टीपल देखने हैं सर इनके बीच में.
अब इसको भी करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कि मैं AP बनाऊंगा, क्या बनेगी, सबसे छोटा नंबर 102, देन 105, कहां तक जाएंगे 999 तक, एक तो ये तरीका। तो मुझे AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, AN का नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। सिमिलरली सबके लिए AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मुझे पता है बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो बड़ा लेंथी चला जाएगा फिर तो बेस्ट तरीका क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है ऐसी सिचुएशन में करने का, एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा रिजल्ट है, उसको मैं याद रखूंगा। देखो ध्यान से, क्या, नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर बोल लो नेचुरल नंबर बोल लो, एक ही बात है, फ्रॉम 1 to n that are divisible by k, दिस इज गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर n by k, ये फॉर्मूला है, दिस इज GIF, इसको याद रखना हमेशा। क्या बोला गया कि अगर 1 से लेके n तक काउंटिंग लिखी गई है, इसमें मुझे देखने k से डिविजिबल वाले कितने नंबर्स हैं, तो n और k को डिवाइड कर देंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 7 होंगे, लेटर से क्या कर दूंगा मैं, 1000 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेना आता ही है, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो छोड़ देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। यस, तो यही काम करना है हमेशा। तो अब सोच के बता दो ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मेरी काउंटिंग 1 से थोड़ी स्टार्ट हो रही है, ये तो 100 से स्टार्ट हो रही है। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो क्या करेंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे कि सर मैं देख लूंगा 1 से लेके 999 तक कितने हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से लेके 99 तक कितने होंगे। तो 1 से 999 तक फॉर्मूला लग जाएगा 999/3, और 1 से लेके 99 तक फिर से फॉर्मूला। बता दो सेंस बन रहा है क्या। तो ये AP वाला मेथड नहीं फॉलो कर रहे हम, लेट अस यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां से आगे क्या आ गया, फर्स्ट वाले से 333 और सेकंड वाले से 33, सो ये तो आ गए 300। बस अब सॉल्व करते जाएंगे, ऐसी सबके लिए सेम ही चीज हो जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बता दो, 4 के मल्टीपल चाहिए थे, सो 999/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर 999/4। कैलकुलेशन आप खुद से करते जाना, नहीं कर रहा मैं। C में कौन से थे, C वाले तो चाहिए ही नहीं हमें, छोड़ दो। और क्या चाहिए था, A इंटरसेक्शन B चाहिए। A इंटरसेक्शन B में कौन से आ जाएंगे, जो 3 के भी मल्टीपल है और 4 के भी मल्टीपल है, मतलब 12 के मल्टीपल्स होंगे। सो 999/12 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 999/12, कैलकुलेशन करते जाना। और क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C बता दो कौन से होंगे, जो 3 के भी मल्टीपल है, 48 के भी मल्टीपल है, मतलब 48 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये आ गया, यस। फिर B इंटरसेक्शन C कौन सा हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा सर, जो 48 के मल्टीपल है, और जब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो भी तो सेम ही हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन C का आंसर भी यही आएगा, और B इंटरसेक्शन C का आंसर भी यही आएगा, और तीनों का इंटरसेक्शन भी यही आएगा। सबकी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। यस, तो हमेशा वेन डायग्राम की हेल्प ली जाएगी। तो कैलकुलेशन करना, आंसर वेरीफाई करना, यू विल बी गेटिंग ऑप्शन B एज द करेक्ट आंसर 432, राइट। ठीक बात है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A1 इज इक्वल टू 8, A2 A3 अप टू AN BN AP दे रखी है, फर्स्ट टर्म पता है हमें। ओके, इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज दिस, पहली 4 टर्म्स का सम दे दिया, ठीक बात है सर। लास्ट 4 टर्म्स का सम भी दे दिया। पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल 2 टर्म्स, मिडल वाली 2 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा गया। आसान लग रहा है क्वेश्चन। तो मुझे पता है जब भी AP का क्वेश्चन आता है ना, मेरा टारगेट हमेशा क्या होता है कि अगर मैं A और D की वैल्यू फाइंड कर लूं तो सब कुछ पता चल जाएगा, पूरी AP पता चल जाएगी। यस, और यहां पे क्योंकि चलो नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, तो मुझे N भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मतलब 3 चीजें फाइंड करने का टारगेट होगा, A, N और D, और उसके लिए 3 कंडीशन चाहिए होंगी। तो हाँ जी, 3 कंडीशन दे रखी है। A की वैल्यू तो डायरेक्टली दे रखी है, ये 2 कंडीशंस है। तो इन तीनों की हेल्प से A, N, D सब कुछ आ जाएगा। अगर N आ गया तो मिडल की 2 टर्म्स भी पता चल जाएंगी। तो आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो भी करनी पड़ेगी। यस, कर देते हैं जल्दी से। एक चीज मुझे स्टार्टिंग से क्लियर है कि मिडल 2 टर्म्स बोलने का मतलब क्या, कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी रही होंगी, इवन रही होंगी। तो N की वैल्यू इवन आएगी, ये बात तो पक्की है। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया कि सोल्व करके N की 2 वैल्यूज आ रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, सपोज एक इवन वैल्यू आ रही है, एक ओड आ रही है, तो कौन सी रखोगे, इवन वाली वैल्यू रखोगे। तो ध्यान रखेंगे ऐसी छोटी छोटी चीजों का। यस, कर दो, कंडीशंस लगा दो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पहली 4 टर्म्स का सम
दिस इज इक्वल टू 50। और सेकेंड कंडीशन, लास्ट की 4 टर्म्स ऐसे मान लेते हैं, ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 170। कैसे यूज करोगे इसको? ज्यादा नहीं सोचते, ए और डी में लिख देते हैं सबको। यस, सो A1 की वैल्यू कितनी, ए, दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सो ए और डी में एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन भी क्या, ए की वैल्यू तो पता ही है मुझे, वैल्यू पुट कर दो, तो 4 टाइम्स ए बन रहा है 32 बन गया, प्लस 6 इंटू डी। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। यस, इसमें भी पुट कर दें क्या, a प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, तो फिर से क्या आएगा 4 टाइम्स a और d के साथ कॉमन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसा कुछ बन रहा है। आ जाएगी ना n की वैल्यू, यहां से कर दो जल्दी से, 4 इंटू ए तो वही 32 बन गया, उस तरफ लेके जाएंगे 138 बनेगा। d की वैल्यू मेरे पास है, ये बन रहा है 4n माइनस 10, सो दिस इज 138। सो 4n माइनस 10 कितना आ गया, 46। सो n इज इक्वल टू 14, n की वैल्यू 14 आ गई है, d की वैल्यू आ चुकी थी मेरी 3। मुझे तो क्या देखना था, मिडल की 2 टर्म्स बतानी थी, तो बता दो सोच के, अगर टोटल 14 टर्म्स हैं तो मिडल वाली टर्म्स कौन सी होंगी। याद करो, स्टैटिस्टिक्स में भी करते होते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं कि सर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक तो 7th टर्म हो जाएगी, एक नेक्स्ट वाली 8th टर्म हो जाएगी। दीज 2 आर द मिडल टर्म्स, इनकी वैल्यू तुम फाइंड कर ही लोगे। a प्लस 6d वैल्यूज पुट कर देना, a प्लस 7d वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। यस, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक बात है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और सोच के देखो, इस वाली स्टेटमेंट को देख के एक चीज दिमाग में और भी आती है, एक प्रॉपर्टी। कौन सी? जब भी ऐसी बात होती है कि स्टार्टिंग से कुछ टर्म्स ली गई हैं, लास्ट से कुछ टर्म्स ली गई हैं, तो मुझे पता है ऐसी तो एक प्रॉपर्टी भी होती है कि सर अगर नंबर्स a1 से लेके an तक ये सारी AP में हैं, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। याद आया? तो ये प्रॉपर्टी भी आ रही है दिमाग में ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ के, तो देखते हैं ट्राई करके अगर इससे कुछ बात बन जाए तो। यस, सोच के देखो, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसको, और ये सेकंड इक्वेशन। सो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्या नोटिस कर पा रहे हैं क्या होगा कि a1 प्लस an बनेगा, a2 प्लस an माइनस 1, तो a2 प्लस an माइनस 1 की वैल्यू तो a1 प्लस an के बराबर ही हो जाएगी। सिमिलरली a3 प्लस an माइनस 2 तो an के बराबर ही हो जाएगा, ये भी an के बराबर हो जाएगा। सो क्या आइडिया लग गया कि ये तो 4 टाइम्स a1 प्लस an बन जाना चाहिए। यस, और राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, 50 प्लस 170 दैट इज 220। तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। a1 प्लस an की वैल्यू आ गई 55, a1 तो मुझे पता ही है 8, सो an इज कमिंग आउट एज 47। अब अगर an आ गया तो मुझे an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां तक आ गए हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन्स हैं n और d, तो d के लिए तो मतलब मुझे यही करना पड़ेगा, यही पूरा सोल्व करना पड़ेगा। बट अगर मैंने एक बार d की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको फिर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, फिर आंसर आ जाएगा मेरा। सो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 39, अगेन वी आर गेटिंग n इज इक्वल टू 14। सो क्या रियलाइज करा हमने कि सर फर्स्ट कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, सेकंड कंडीशन चाहे तो मैं ऐसे लगा दूं डायरेक्टली, चाहे मैं प्रॉपर्टी की हेल्प से लगा दूं, एक ही बात है, कैलकुलेशन मोर और लेस सेम ही बन रही है दोनों में। बट यस, ये प्रॉपर्टी यूज करनी मुझे आनी चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है आपको। फाइन, ओके, सो कंप्लीट कर लेना कैलकुलेशन। द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 754। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स p q r, नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं p q r, x टू द पावर दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आ गई है, x की पावर दिस, y की पावर दिस। देखो एक हिंट मुझे क्या मिल रहा है इसको देख के, कि जब भी 3 चीजें आपस में बराबर दे रखी होती है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम क्या करते हैं, तीनों को इक्वल टू k मान के सोल्व करते होते हैं, कि तीनों को k मान लेंगे सर, और क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सी पावर्स हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, log ले सकता हूं, तो log लेके पावर्स आगे आ जाएंगी और सबको log k की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है इसको देख के,
अच्छा, r इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, ठीक है, सच दैट दिस एंड दिस आर इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस 1/2। ये चारों नंबर्स एपी में दे रखे हैं, कॉमन डिफरेंस 1/2 दे रखा है। पूछा गया पी क्यू आर की वैल्यू पूछी गई है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें लग रहा है कि काफी ज्यादा बन सकती है, क्योंकि 6 वेरिएबल्स आ गए एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस में कि पता नहीं चलता कि सर स्टार्ट कहां से करें और किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन करें। कई बार तो हम बीच में ही लॉस्ट हो जाते हैं, कैलकुलेशन करते करते समझ में नहीं आता कि कहां तक आ गए, कहां जाना है आगे। यस, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन में कि डायरेक्शन नहीं समझ में आती हमें। अच्छा चलो देखते हैं। देखो, एक तो ये कंडीशन है, इसका मुझे आइडिया है कि के लेके सोल्व करूंगा। दूसरी कंडीशन ये एपी वाली, तो क्योंकि एपी का कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो इनके टर्म्स की वैल्यू तो मुझे मिल ही जाएगी वैसी। सो 3 + 1/2, 7/2 + 1/2, 4 + 1/2। तो अब ये सिचुएशन है, इन सब की वैल्यूज मुझे पता है, ये चीज पता है, पी क्यू आर चाहिए। तो क्या करें? अभी तो कुछ नहीं आइडिया लग रहा। एक हिंट इनफैक्ट मुझे और मिल रहा है कि सर ये जो लॉग वाली टर्म्स है ना, सबका बेस डिफरेंट है। तो अगर तो बेस सेम हो तो हमें लगता होता है कि कुछ प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, log a - log b, log a + log b, समथिंग लाइक दैट। बट अगर बेस डिफरेंट हो सारी लॉग वाली टर्म्स का, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लगाना होता है? बेस चेंज प्रॉपर्टी लगती है, log of a to the base b। ये चीज भी मुझे आइडिया लग रहा है अभी देख के। तो इतने सारे हिंट मिल रहे हैं मुझे। एक काम करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको देखो, इसकी वैल्यू 7/2 है, दैट मीन्स log of x to the base y, इसकी वैल्यू कितनी? 7/6। log y to the base z, इसकी वैल्यू कितनी? 4/3। एंड log z to the base x, दिस इज 9/14। ठीक बात है। यहां से देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। x की पावर दिस इज इक्वल टू, अगर k है दोनों साइड पे log ले लेंगे, क्या बन जाएगा? पी क्यू स्क्वायर, पावर आगे शिफ्ट हो गई और बेस x के साथ log ले रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा? log k to the base x बन जाएगा। नहीं, सिमिलरली क्यू आर इज इक्वल टू log k to the base y एंड p स्क्वायर r इज इक्वल टू log k to the base z। तो देखा जाए तो 6 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही अननोन्स हैं, सोल्व तो हो जाने चाहिए। और मेरा टारगेट क्या है? सिर्फ पी क्यू आर फाइंड करने का टारगेट है, एक्स वाई जेड मुझे नहीं चाहिए। तो सोच के बताओ इन इक्वेशंस को आपस में कैसे सोल्व करें। लग रहा है कुछ आइडिया क्या? कि सर ये जो log x to the base y है, इसको तो मैं log x upon log y लिख सकता हूं, और सिमिलरली ये जो log k to the base x है, ये log k upon log x लिखा जा सकता है। तो कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हुआ क्या? क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं तो log x अपॉन log y क्रिएट हो जाएगा मेरे पास, और उसकी वैल्यू मेरे पास है 7/6। तो मेरे पास पी क्यू आर में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। यस, एंड सिमिलरली ये log y अपॉन log z की वैल्यू है, और यहां पे इसको लिखा जा सकता है log k अपॉन log z। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें, सेकंड और थर्ड को, पी क्यू आर में एक और रिलेशन आ जाएगा यहां से, तो बात बन जानी चाहिए। तो अब लग रहा है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करो इसको देख के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, सेकंड एंड थर्ड ध्यान से देखते जाना बस। मैं क्या कर रहा हूं, क्या चाहिए मुझे? log x अपॉन log y चाहिए। कैसे आएगा वो? सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। देखो क्या आ रहा है, राइट साइड पे तो वही बन गया जो हमें चाहिए था, log x अपॉन log y, और लेफ्ट साइड पे यहां पे क्या बनेगा? इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो q वुड बी कैंसिल आउट, r अपॉन पी क्यू, ये आ गया। और log x अपॉन log y की वैल्यू क्या? 7/6। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, पी क्यू और r में काम आसान हो गया। सर पी क्यू और r में एक रिलेशन मुझे गिवन ही ऑलरेडी, तो यहां से r की और पी क्यू दोनों की वैल्यू आ जानी चाहिए। कर दो फटाफट से सोल्व। तो 6 × r इज इक्वल टू 7 × पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू इज दिस। सो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई है। यस, एक इंटीजर तो आ गया, पॉजिटिव इंटीजर था, r की वैल्यू आ गई, और r की वैल्यू अगर 7 है, दैट मीन्स पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 8 है। अच्छा, और क्या करना था हमें? ये भी क्रिएट कर लेते हैं, log y अपॉन log z। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे करना पड़ेगा log y ऊपर चाहिए, तो दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, ये कर दो। सो log y अपॉन log z कितना बन गया? ये यहां से देखो r कैंसिल आउट, पी स्क्वायर अपॉन क्यू, राइट, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4/3 है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3p² इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू। पी और क्यू में एक रिलेशन आ गया, एक यहां पे था, इसका यूज कर लें क्या? पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 8 आई है क्या? सॉरी 6 आनी चाहिए थी ना, मैंने गलती करी है, सॉरी। सो पी क्यू शुड बी इक्वल टू 6। तो चेक करो, पी क्यू में एक रिलेशन ये वाला, एक ये वाला, तो मैं क्या कर रहा हूं, चाहो तो पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। सो 4 इंटू पी क्यू की वैल्यू 6 आ गई, पी क्यू कितना आ गया? 8 आ गया, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू 2। यस, पी भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी आ चुका है, क्यू भी आ जाएगा, यहां से कितना 3 आ गया। सो पी इज नोन, क्यू इज नोन, आर इज नोन, आंसर आ गया आपके पास। आर माइनस पी माइनस क्यू 7 माइनस 3 माइनस 2, आंसर इज द 2। 2 इज द आंसर। यस, ठीक बात है। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ नहीं, और मेजर किसका यूज करा गया? इस लॉग वाली प्रॉपर्टी का यूज करा गया, बेस चेंज प्रॉपर्टी, याद रखना इसको हमेशा। यस, अच्छा अब देखो एक चीज और सुनना ध्यान से। एक मेथड तो हमने ये कर लिया कि हमने क्या करा कि सर ये सारी लॉग में दे रखी थी ना चीजें, तो मैंने क्या करा, इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर लिया। बट सोच के देखो, इसका उल्टा भी तो कर सकते थे हम, कि ये वाली सारी चीजें पावर में है तो इसको भी तो पावर में कन्वर्ट कर सकते थे। यस, क्या? ध्यान से देखना, ये वाली जो सिचुएशन है, log x टू द बेस y, क्योंकि 7/6 के बराबर है, तो इसको अगर मुझे पावर में लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या? क्या बन जाएगा ये? x इज इक्वल टू y की पावर 7/6। यस और नो, ऐसे ही होता है। सिमिलरली इसको log y टू द बेस z इज इक्वल टू 4/3, ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू z की पावर 4/3, एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू x की पावर 9/14। तो ये भी करा जा सकता है कि सबको मैंने पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब क्या करते हैं, अब इनकी वैल्यू उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखते हैं ट्राई करके। x की वैल्यू कितनी? y की पावर 7/6, यहां पे अगर मैं रखूंगा क्या बन जाएगा ये? y की पावर 7/6 pq² इज इक्वल टू, ये y की पावर में है तो इसको भी y की पावर में रखते हैं, चेंज नहीं करते, इज इक्वल टू, ये z की पावर में है, इसको भी y की पावर में लिख लेते हैं। तो z क्या था? x की टर्म्स में था, कोई बात नहीं सर, x तो मेरे पास y की टर्म्स में है ही है, तो z को क्या लिखा जा सकता है कि y की पावर 7/6 इंटू 9/14, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये 2 हो गया, दिस इज 9/12, दैट मीन्स 3/4, ऐसा कुछ आ गया। तो मेरे पास z x की टर्म्स में था, मैंने उसको y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, तो y की पावर 3/4 और साथ में p²r तो है ही, ऐसा कुछ बना लिया हमने। तो आइडिया लग रहा है क्या करा जा रहा है, सबको y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर देंगे कि सर अब तो ना पावर्स को इक्वेट कर देंगे, p q r में मेरे पास रिलेशंस आ जाएंगे, उनको सोल्व कर लिया जाएगा। तो यहां से फिर से खुद से कैलकुलेशन करके देखना, यू विल गेट द सेम थिंग। एक मेरे पास ये वाला तो है ही ऑलरेडी, r इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1। तो देखो अगर मैं इनको सोल्व करूंगा सो क्या हो गया, q का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो 7/6 पी क्यू इज इक्वल टू r। वही सिचुएशन आ गई जो यहां पे आई थी। यस, तो यहां से वही r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर एज वेल। सो दिस कैन बी मेथड 2। मेथड 1 में सब कुछ हमने लॉग में एक्सप्रेस करा, और मेथड 2 में हमने सब कुछ पावर में एक्सप्रेस करा। तो नेक्स्ट टाइम से आपके पास चॉइसेस हो गई है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, पावर में भी कन्वर्ट करा जा सकता है, लॉग में भी करा जा सकता है। यस, डन, ओके, ठीक है। आंसर कितना आया था हमारा? 2 आया था। यस, r माइनस पी माइनस क्यू, क्या क्या वैल्यूज आई थी? 7, 3 एंड 2। ओके फाइन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 500। इस स्टेटमेंट को देख के दिमाग में क्या आता है कि सर a और r में एक इक्वेशन आ जाएगी, a इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 500। यही एक तरीका है यूज करने का इसका। यस, एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। r की वैल्यू दे रखी है 1/m। ऐसी कंडीशंस का खास तौर से ध्यान रखा करो कि m एक नेचुरल नंबर है, पक्का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी इसके क्वेश्चन के अंदर। यस, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक है, फॉर्मूला भी आता है हमें Sn का। इफ S6 इज ग्रेटर देन S5 प्लस 1, एक इनइक्वालिटी आ गई, एक दूसरी इनइक्वालिटी आ गई, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज। तो a और r में एक इक्वेशन ये है सर, यहां पे a और r में एक इनइक्वालिटी आएगी, यहां से a और r में एक इनइक्वालिटी आएगी, सबको सोल्व करना पड़ेगा आपस में मिला के।
यस तो हो तो जाना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लग रहे हैं। देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन S6 इज ग्रेटर देन S5 प्लस 1। इसको बताओ कैसे यूज करेंगे। दो तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग तो क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे। मेथड वन तो क्या कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Sn इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो S6 पे भी फॉर्मूला लगा रहे हैं बैठ के, S5 पे भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, मेरे पास एक इनइक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। बट मुझे पता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, ये पावर्स में चला जाएगा r की पावर n में। यस तो एक तो ये तरीका हो गया। बट बेटर तरीका क्या है कि भाई इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं, इस पे भी फॉर्मूला लगाऊं, इस पे भी फॉर्मूला लगाऊं, सोल्व करूं। क्या सिचुएशन है ये, तो मेथड 2 क्या होगा कि इसको तो मैं ऐसे लिख लूंगा S6 माइनस S5 इज ग्रेटर देन 1। अब इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, याद करो। पहली 6 टर्म्स का सम, उसमें से पहली 5 टर्म्स का सम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या बचेगा, 6th टर्म ही तो बचेगी सिंपली। यस और नो। तो बड़े काम की चीज है ये तो, क्या कि सर Sn में से अगर मैं Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास nth टर्म आ जाती होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़ी बेसिक सी चीज है, ऑब्वियस चीज है, बट बड़े काम की चीज है। तो अब मेरा काम आसान हो गया ना। A6 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, a इंटू आर की पावर 5 इज ग्रेटर देन 1। एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली थर्ड कंडीशन क्या थी, उसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे। S7 माइनस S6 इज लेस देन 1/2। और इसका मतलब क्या है, A7 है ये तो, A7 इज लेस देन 1/2, दैट मीन्स a इंटू आर की पावर 6 इज लेस देन 1/2। इतना कुछ आ चुका है मेरे पास। एक इक्वेशन है, a और r में दो इन इक्वेशंस है। सोल्व कर सकते हैं क्या, कर देते हैं सर। टारगेट क्या है, r की वैल्यू फाइंड करने का टारगेट है, m फाइंड करना है, m का मतलब r फाइंड करना है मुझे। तो क्या करते हैं, a को एलिमिनेट कर देते हैं बस। और a को एलिमिनेट करने के लिए यहां से वैल्यू उठा लूंगा मैं तो, कि a की वैल्यू कितनी है, 500/r³। यस कर दो पुट। तो इस वाली कंडीशन में पुट करेंगे, क्या बन जाएगा ये, सो वी हैव दिस थिंग एज 500 अपॉन r³ इंटू दिस। सो 500r² बन गया, इज ग्रेटर देन 1। और चाहो तो r की वैल्यू 1/m पुट कर ही दो। सो वी हैव 500/m² इज ग्रेटर देन 1। देख रहे हो, अच्छी चीज आ गई है, m² की वैल्यू लेस देन 500 होनी चाहिए। यस ओके। एंड सिमिलरली सेकेंड वाला भी चेक करो। इसमें भी क्या करना था हमें, a को रिप्लेस कर देते हैं 500/r³ से। तो क्या बनेगा, 500r³ लेस देन 1/2, और r को 1/m से रिप्लेस कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग दिस। क्या पता चल गया कि m³ की वैल्यू ग्रेटर देन 1000। क्या लग रहा है, आ जाएंगी m की वैल्यूज, आ जानी चाहिए सर। हिट एंड ट्रायल से देख लेंगे अब तो। m कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो बता दो कौन से नेचुरल नंबर्स का क्यूब 1000 से बड़ा होगा। तो यहां से m की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 10 का क्यूब तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बराबर होंगे। तो यहां से m की वैल्यूज 11 से स्टार्ट होंगी, 11, 12, 13 चलती जाएंगी। इसको देख के बताओ कौन से सेटिस्फाई करेंगे, कौन से नंबर्स का स्क्वायर 500 से कम होता है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। तो 22 तक ही जाएगा ये तो। यस 22, 21, 20 ऐसे चलता जाएगा। तो क्या करना है, दोनों की कॉमन वैल्यूज देखनी है हमें। तो इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ले लो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। क्या आ गई m की वैल्यूज फाइनल, 11 से स्टार्ट हो गए 22 तक आ जाएंगी सर। दिस इज द फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m। क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है काउंट कर लो बैठ के। अब इसमें मत गलती कर देना कि सर 11 से 22 11 वैल्यूज आ गई है, नहीं, दोनों को डिफरेंस करना है। 11 आ गया और उसमें एक ऐड करना होता है, काउंट कर लो चाहो तो। सो 22 माइनस 11 प्लस 1, सो 12 वैल्यूज आर देयर टोटल। यस ठीक बात है। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस ये चीज हमें सीखने को मिली है कि भाई अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूंगा बड़ी कैलकुलेशन लेंथी बन जाएगी, टाइम लग जाएगा खाम का, कोई फायदा नहीं है उसका। यस ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी खतरनाक सी स्टेटमेंट लग रही है, पढ़ के देखते हैं चलो। लेट ए के एंड बी के इज द नेचुरल नंबर, बी 2 जीपीज, 2 जीपीज दे दी गई हैं, ठीक है। कॉमन रेशो R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, फाइन। सच दैट A1 एंड B1 आर इक्वल टू 4 एंड R1 इज लेस देन R2। दोनों जीपीज की कॉमन रेशो R1 R2 दे दी, और दोनों की फर्स्ट टर्म तो सेम ही है। तो मतलब क्या आइडिया लग रहा है कि जो फर्स्ट वाली जीपी होगी ए के वाली, वो कैसी होगी,
ऐसे लिख लें 4r1 4r1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है। यस, एंड सिमिलरली बी के वाली जो जीपी होगी वो कैसी है 4r2। ठीक है, दोनों सिमिलर ही चल रही हैं, बस r1 r2 डिफरेंट है, नथिंग एल्स। ठीक बात है, पहली स्टेटमेंट तो समझ में आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। आगे देखते हैं, लेट सी के इज इक्वल टू ए के प्लस बी के। अच्छा, एक नया सीक्वेंस डिफाइन कर दिया उसने ए के प्लस बी के करके, तो इनकी टर्म्स को ऐड करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। C2 की वैल्यू दे रखी है हमें और C3 की वैल्यू दे रखी है, फाइन। पूछा क्या गया, ये अजीब सी चीज पूछी गई है। चलो इसको देखते हैं, अभी पहले इस पे फोकस कर लें। C2 इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, C3 इज इक्वल टू दिस का क्या मतलब। तो मुझे पता है जो CK वाला सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, इन दोनों की टर्म्स को ऐड करना है सर। तो C1 क्या होगा A1 प्लस B1, ऐसे आ गया। C2 क्या होगा 4 टाइम्स R1 प्लस R2। C3 क्या होगा 4 टाइम्स दिस, बन गई बात। तो इन दो चीजों की वैल्यू दे रखी है ना मुझे, दैट C2 इज इक्वल टू 5 एंड C3 इज इक्वल टू 13/4। लग गया आइडिया क्या, कि सर R1 R2 में दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सोल्व कर लेंगे, R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। और कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी कि कौन R1 है कौन R2, तो मेरे पास ये कंडीशन तो है ही उसको सोल्व करने के लिए। तो ठीक है, यहां से तो लग रहा है सब कुछ आ जाएगा मेरे पास, R1 R2 आ जाएगा, GP1 पता चल जाएगी, GP2 पता चल जाएगी। अभी एक काम करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। पूछा क्या गया मेरे से, यस सिग्मा ऑफ CK। सिग्मा ऑफ CK का मतलब तो ऐसे समझते हैं इसको, AK प्लस BK है ना, ऐसे करके देख लो चाहो तो, सही बात है, अब समझ में आ रहा है। -12 टाइम्स A6, A6 तो मुझे पता है क्या होगा, A टाइम्स R की पावर 5, यस, और 8। B4 इज, इसको भी A मान ले, B1 मान लो, चलो इसको A1 मान लेते हैं, इसको B1 इंटू R की पावर 3, ये चीज फाइंड करनी है। इसको क्या बोल दें, R1 बोल दें, इसको R2, सही बात है। तो इस पे तो सर जनरल टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा GP का, बस ये सिग्मा मुझे देखना है कैसे सोल्व करें। तो पता चल रहा है ये तो सिग्मा ऑफ AK का क्या मतलब होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट GP का सम है ये, तो फॉर्मूला लग जाएगा A/1 माइनस R। तो क्या बन गया A1/1 माइनस R1, सेकेंड वाले पे क्या बन गया B1/1 माइनस R2। बात बन गई है सर, इनकी वैल्यूज पता होंगी, R1 R2 जब फाइंड हो गया पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज भी पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी, मेन काम तो हमारा क्या है, यही सोल्व करना है, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो कर दें इसको, देख के बताओ कैसे करेंगे। R1 प्लस R2 है तो इसका स्क्वायरिंग करके देख सकते हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर ही देंगे। देखो ट्राई करते हैं, मेरे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू है 5/4, यस, करो इसकी स्क्वायरिंग, क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी 13/16 प्लस 2R1 R2, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायरिंग कर देना 25/16, सो 2R1 R2 इज इक्वल टू 12/16 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सो R1 R2 कितना 3/8 आ गया। अब बताओ क्या करोगे, एक काम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं कि R1 की वैल्यू 3/8 R2 उठा के यहां पे पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सोल्व कर देंगे, यस। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, याद करो क्वाड्रेटिक में क्या होता था कि सर सम ऑफ फ्रूट्स मुझे पता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं R1 माइनस R2 नॉट R1, हाँ ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर फाइंड कर सकता हूं मैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो चेक करो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, यस और नो। तो जैसे आपको अच्छा लगे कर लो, मुझे ये वाली चीज ज्यादा बढ़िया लग रही है कि अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा मेरे पास R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी, R1 प्लस R2 है ये, सोल्व कर लेंगे, यस कर दें। R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट करो, सो दिस इज 25/16 माइनस 4 टाइम्स दिस, तो दिस इज 3/2, ये आ गया, सो दिस इज 25 माइनस 24, 1/16 आ गया, राइट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 1/4, देख के बताओ प्लस का साइन रखोगे या माइनस का, दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो मुझे गिवन है कि सर R1 तो लेस देन R2 है, तो मुझे यहां पे माइनस का साइन रखना पड़ेगा, प्लस वुड बी कैंसल आउट,
बन गई सर बात। R1 माइनस R2 पता है, R1 प्लस R2 पता है, एक बार मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो ऐड करो, 2R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सो R1 इज कमिंग आउट टू बी 1/2, और अगर R1 1/2 है यहां पे पुट कर देंगे, सो R2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/4 माइनस 2/4, 3/4। दैट्स इट। R1 इज नोन, R2 इज नोन, यहां पे वैल्यूज पुट करना, यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ बचा नहीं है अब तो। यस, सो वेरीफाई करना खुद से सोल्व करके, द आंसर विल कम आउट टू बी 9 ओनली। ओके फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द सीरीज, तो अजीब सी सीरीज दे रखी है और इनफाइनाइट सीरीज है, इज अल्फा बाय बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर को प्राइम, देन अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू। को प्राइम का मतलब समझते हैं हम लोग, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको बोलते हैं को प्राइम। यस, रिलेटिवली प्राइम भी बोल देते हैं इनको, ठीक बात है। तो मेन क्या करना है, सीरीज का सम सोल्व करना है। देख के बताओ, कुछ पैटर्न नजर आना चाहिए तभी सोल्व कर पाएंगे, उसके बिना तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। क्या आइडिया लग रहा है? पहली चीज तो कि सर हर स्टेप पे जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रही हैं। पहली ब्रैकेट में 2 टर्म्स थी, फिर 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, ये समझ में आ रहा है। हर ब्रैकेट के अंदर ऑल्टरनेट साइंस चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, और सारी ब्रैकेट्स में 2 ही टाइप की टर्म्स चल रही है सर, 1/2 या फिर 1/3। तो एक काम करते हैं, 1/2 1/3 को देख के अगर थोड़ा सा डर लग रहा है तो सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, क्यों ना। सो 1/2 को अगर मैं A मान लूं फॉर द टाइम बिंग, 1/3 को B मान लूं, तो चेक करो किस टाइप की सीरीज है, कैपिटल S से डिनोट कर देते हैं इसको। सो A माइनस बी प्लस, देखते जाना ध्यान से, A² माइनस AB प्लस B²। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो गया, A³ माइनस A²B प्लस AB² माइनस B³ बन जाएगी सर बात। देखो ये जितनी भी टर्म्स है ना, इन सब में इसको देख के मुझे मेजरली आइडिया लग रहा है कि ये वाली पूरी टर्म कहां पे देखने को मिलती होती है, हमें याद करो किस में होती है, ये A³ प्लस B³ की आइडेंटिटी में होती है सर। वो तो उसमें एक A प्लस B का फैक्टर होता है, एक ये कंप्लीटली ये वाला फैक्टर होता है। तो आइडिया क्या लग रहा है कि इसको अगर मैं A प्लस B से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा A³ प्लस B³ बन जाएगा। यस, तो यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करा जा सकता है A प्लस B से, और ये भी तो दिख रहा है कि इसको भी अगर मैं A प्लस B से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी A² माइनस B² की। बस इसको देखना बाकी है, अगर इसको भी A प्लस B से मल्टीप्लाई करके कुछ ढंग की चीज बन जाए तो बात बन जाएगी। क्या लग रहा है आइडिया? बन जाएगा सर, ये भी तो उसी वाले फॉर्मेट का है। क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे A प्लस B का फैक्टर है, यहाँ पे ऑल्टरनेट साइंस चल रहे हैं, तो A की पावर 4 यहां से आ रहा है, B की पावर 4 यहां से, तो ये A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 बन जाएगा। चाहो तो सारी टर्म्स ओपन करके देख लो, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बस इन दोनों का प्रोडक्ट बच रहा होगा, A की पावर 4 इनका प्रोडक्ट बच रहा होगा। तो बात बन गई है। जब भी ऐसा पैटर्न चल रहा होता है, नेक्स्ट टाइम से याद भी रखूंगा मैं कि A की पावर्स डिक्रीज हो रही है, B की पावर्स इंक्रीज हो रही है, ऑल्टरनेट साइंस आ रहे हैं, तो हमेशा इसी टाइप का फॉर्म बनेगा, या तो A की पावर n प्लस B का पावर n बनेगा, या A की पावर n माइनस B की पावर n बनेंगे। तो बस अब मुझे समझ में आ गया कि क्या करने की जरूरत है, बस A प्लस B से मल्टीप्लाई करने की ही तो जरूरत है। सो सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A प्लस B बन जाएगी बात अब तो। यस, तो यही देखना सबसे ज्यादा मुश्किल था, और तो कुछ नहीं है। A प्लस B से डिवाइड कर दिए, ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान से करना थोड़ा सा। A² माइनस B² बनाइए, ये क्या बनेगा, A³ माइनस B³ नहीं है, A³ प्लस B³ है, जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस हैं। ये A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 है। एक्सट्रीम वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट क्या बनेगा, सिमेट्री बन गई है, अब तो पैटर्न बन गया है, अब कोई चिंता नहीं है, ऐसी चल रही है सीरीज। अब बता दो, देख के सॉल्व कर लेंगे क्या आगे, अब तो हो जाना चाहिए। क्या कि सर एक तो ये जीपी बन रही है A² A³ A की पावर 4 A की पावर 5, और दूसरी जीपी कौन सी, माइनस B² प्लस B³ माइनस B की पावर 4। दो जीपीज है, जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा, सॉल्व हो जाना चाहिए। कर दो सॉल्व जल्दी से। A² वाली जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, प्लस दूसरे वाली जीपी उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस B² है, कॉमन रेशो कितनी है, माइनस B है। दिस विल बी द आंसर। यस, बस अब क्या करना है, A और B की वैल्यूज पुट कर देनी है, कर देना।
क्या a की वैल्यू थी 1/2, b की वैल्यू 1/3, सो a प्लस b कितना आ गया, दिस इज 5/6, तो ये 6/5 हो गया, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b, ये चीज आ चुकी है। कर दो जल्दी से कंप्लीट इसको, 6/5 कितना बन गया, ये 1/2 माइनस 3 1/12, यस, सो 6/5 इंटू 5/12, so the answer is 1/2, यस। उसके बाद तो कैलकुलेशन करेगी, मेन तो यही काम था सोचने वाला। सो अल्फा बाय बीटा की वैल्यू आ गई, सो अल्फा इज 1 बीटा इज 2, आंसर कितना आ गया, 7 वुड बी द आंसर। ओके, सो बढ़िया क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन भी था, वी कैन से दैट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मीन्स की बात हो रही है। लेट a1 एंड a2 बी द टू अरिथमेटिक मीन्स and g1 g2 g3 be the three geometric means of two distinct positive numbers, then we have to find the value of this in terms of this. Okay, सबसे पहले तो दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स मान के चलते हैं ना, तभी कुछ आइडिया लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ए और बी मान लिए मैंने सपोज। अब ये कंसेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने का मतलब क्या। और कई बच्चे तो इसमें डाउट पूछ लेते हैं कि सर ये सारी चीजें एक ही साथ करी क्या, एक साथ नहीं करी जा सकती, उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो a1 a2 अरिथमेटिक मीन्स अलग से इंसर्ट करे गए हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि a1 a2 b ये सारे मिलके AP बनाएंगे। ये बेसिक डेफिनेशन याद रखा करो कि दो नंबर्स के बीच में अगर मैंने कुछ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे, मतलब आफ्टर इंसर्शन दैट विल बिकम एन AP। सिमिलरली अगर दो नंबर्स में मैंने कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करे, इसका मतलब आफ्टर इंसर्शन द कंप्लीट थिंग विल बिकम GP। तो ये चीजें दे रखी है मुझे और ये सारा कुछ फाइंड करना है। बेसिकली G1 G2 G3 की वैल्यूज पुट करनी है मुझे। यस, तो हो जाना चाहिए, आसान होता है। जैसे तुमने ये वाला स्टेप लिख लिया ना AP GP वाला, अब मीन्स का कोई रोल नहीं है, अब AP GP का क्वेश्चन बन गया ये। और मुझे पता है कि अगर फर्स्ट टर्म मुझे पता है AP की, लास्ट टर्म भी पता है, तो कॉमन डिफरेंस भी आ ही जाएगा मेरे पास अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं सारी टर्म्स फाइंड कर सकता हूं। तो सोच के देखो, a1 को क्या बोला जा सकता है, a प्लस डी, a2 कैन बी रिटन एज a प्लस 2d एंड b कैन बी रिटन एज a प्लस 3d। सो सबसे बेसिक चीज तो यही करनी आती है हमें, ये तो कर ही सकते हैं हमेशा। सिमिलरली GP में इसको लिखा जा सकता है a इंटू आर, इसको लिखा जा सकता है AR स्क्वायर, दिस इज AR क्यूब, दिस इज AR की पावर 4। अभी तो इतना समझ में आ रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में भी क्या इशू आता है, दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास प्रोसीड करने के। एक तो कि सर इसको ना मैं सिंप्लीफाई इस तरीके से करूंगा कि मेरा आंसर डायरेक्टली इसी वाले फॉर्मेट में आ जाए, या दूसरा तरीका कि अगर वो चीज हमें नहीं करनी आ रही तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग से सोल्व करूंगा, इंडिपेंडेंटली सोल्व करूंगा और बाद में चारों ऑप्शंस को इंडिपेंडेंटली सोल्व करूंगा, मैच करेंगे कौन सा मैच कर रहा है। ये दो तरीके होते हैं जनरली ऐसे सिचुएशन में प्रोसीड करने के। तो पहले काम करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व करने की ट्राई करते हैं। सो मेथड 1 चेक करो क्या आएगा। देखो G1 की पावर 4, G1 क्या है, a इंटू आर, सो a की पावर 4 r की पावर 4, G2 की पावर 4, a की पावर 4 r की पावर 8, G3 की पावर 4, दिस G1 इंटू G3 का स्क्वायर, G1 इंटू G3, a स्क्वायर r की पावर 4, तो उसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। तो ये सिंप्लीफाई करके आया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते जाओ और फिर ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे बैठ के। देखो ध्यान से क्या कुछ हो गया, ये a की पावर 4 r की पावर 4 तो चलो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये 1 हो गया, ये 2 टाइम्स r की पावर 4 हो गया, ये r की पावर 8, ऐसा कुछ हो गया। और इनफैक्ट ये भी तो क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, अगर मैं ध्यान से देखूं तो किसका, r की पावर 4 प्लस 1 का, नहीं ऐसा कुछ बन गया। और तो सिंप्लीफाई क्या ही करोगे इसको। अच्छा, अब ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सारे ऑप्शंस में क्या नजर आ रहा है, एक तो मुझे G1 इंटू G3 का फैक्टर नजर आ रहा है, और G1 इंटू G3 है क्या, G1 इंटू G3 है a स्क्वायर इंटू r की पावर 4। यस, अच्छा, और कौन सा फैक्टर नजर आ रहा है, a1 प्लस a2 का। a1 प्लस a2 क्या होगा, अब देखो फिर से थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। a1 प्लस a2 को अगर मैं d की टर्म्स में लिखूंगा तो d भी फाइंड करना पड़ेगा बैठ के, बट मुझे पता है AP की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर a1 प्लस a2 तो a प्लस b के बराबर हो सकता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, तो इसको a प्लस b के बराबर लिखा जा सकता है।
और b की वैल्यू हमारे पास यहां से a इंटू आर की पावर 4 है। ऐसा कुछ आइडिया लग रहा है। तो ये दो चीजों की टर्म्स में आंसर चाहिए मुझे, a स्क्वायर आर की पावर 4 एंड a इंटू 1 प्लस आर की पावर 4। देख के बताओ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्या? हो जाएगा सर। 1 प्लस आर की पावर 4 प्रेजेंट है, इसका स्क्वायर है, मुझे a इंटू 1 प्लस आर की पावर 4 चाहिए। तो एक काम करते हैं कि ये जो a की पावर 4 है ना, इसको a स्क्वायर और a स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं और एक a स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो बाहर क्या बचेगा? ये बचेगा, और अंदर क्या आ गया? a इंटू 1 प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। यस, और ये जो a स्क्वायर आर की पावर 4 है, इसको भी तो क्या लिखा जा सकता है? a आर स्क्वायर का स्क्वायर। सही बात है क्या? नहीं सॉरी, ये तो डायरेक्टली g1 g3 बन गया, जरूरत ही नहीं है। लो फिर तो और भी आसान हो गया, g1 इंटू g3, और ये क्या चीज थी? a1 प्लस a2। हो गया सर सोल्व। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन 1 डायरेक्टली मैच हो रहा है। यस, तो थोड़ा तो ऑप्शन का आइडिया लेना पड़ेगा, उसके बिना तो कैसे पता चलेगा कि भाई किस फॉर्मेट में चाहिए। ए और आर की टर्म्स में तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट आगे तो देखना पड़ेगा ना कैसे एक्सप्रेस करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया मेथड 1। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं पहले ही उस डायरेक्शन में सिंप्लीफिकेशन करूंगा ताकि डायरेक्टली इस टाइप की चीजें क्रिएट हो जाए। तो क्या आइडिया लग रहा है? g1 इंटू g3 की टर्म्स में चाहिए मुझे, और मुझे पता है gp की प्रॉपर्टी भी तो होती है क्या, कि यहां से आई कैन से कि सर a इंटू बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू g1 इंटू g3 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू g2 का स्क्वायर। ऐसे सही बात है? हाँ, तो इसका मतलब g1 g3 की टर्म्स में चाहिए, मतलब मुझे g2 स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए सारा मामला। तो मैं ट्राई करूंगा सबको g2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की। तो देखते जाओ, g1 की पावर 4, g1 को g2 में कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो मुझे ये पता है a g1 g2 क्योंकि gp में है, तो g1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू g2। सिमिलरली g3 स्क्वायर कैन बी रिटन एज g2 इंटू b। समझ में आ रहा है? ये gp की कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर a b c gp में है तो b स्क्वायर इक्वल टू ac होता है। तो अब मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा सबको g2 की टर्म्स में। g1 की पावर 4 कितना आ गया? a स्क्वायर g2 का स्क्वायर प्लस g2 की पावर 4 को तो ऐसे ही रख रहे हैं, प्लस g3 का स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो g2 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एंड फाइनली g1 इंटू g3 का स्क्वायर। g1 इंटू g3 क्या था? g2 स्क्वायर था, g2 की पावर 4, ऐसा कुछ बन गया। कुछ नहीं कर रहे, सबको g2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स इट। अब चेक करो क्या कुछ बनेगा। g2 स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बच रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। तो देख रहे हो g2 स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए था, ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अंदर क्या चाहिए? a1 प्लस a2 वाली सिचुएशन चाहिए। अब सोच के देखो, g2 स्क्वायर की वैल्यू a इंटू बी के बराबर है। बन गई है क्या बात? बन गई है सर। g2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और a प्लस बी की वैल्यू तो किसके बराबर थी? a1 प्लस a2 के बराबर थी। तो ये भी एक तरीका हो सकता था करने का। g2 स्क्वायर को लिख देना g1 इंटू g3, अगेन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यस, तो जनरली ये वाले में बच्चे थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि सर कैसे पता चले कब कौन सा स्टेप करने। तो थॉट प्रोसेस वही है कि मुझे g1 इंटू g3 की टर्म्स में चाहिए, और g1 इंटू g3 क्या है? g2 स्क्वायर, तो सब कुछ मैंने g2 स्क्वायर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। नहीं तो ये ज्यादा सिंपल तरीका ऐसे कर सकते हैं। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a b c and d बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट सबका सम दे रखे 11 के बराबर। इफ द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा मिनिमा वाली सिचुएशन चल रही है, ऑफ दिस थिंग इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया लग रहा है कि भाई कौन से कंसेप्ट से पूछा गया, क्या कंसेप्ट यूज करवाना चाह रहे हैं हमसे। थोड़ा सा ध्यान दोगे पता चल जाएगा। क्या? एक तो सम की बात हो रही है, जो नंबर्स दे रखे हैं उनके सम की बात चल रही है। एक प्रोडक्ट की बात चल रही है, यहां पे क्या लिखा गया है? कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो लिखा गया है। सम की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो रही है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, और फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव दे रखे हैं। तो इतने हिंट्स काफी नहीं है क्या मुझे पता करने के लिए
कि सर am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm वाली कंडीशन का यूज होगा, पक्की बात है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? सोच के देखो, देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय n। gm का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रेज टू पावर 1 बाय n, यही तो होता है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि सर जब भी सम में और प्रोडक्ट में मुझे रिलेशन की बात करेंगे, सम और प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, तो am gm का यूज कर सकते हैं। साथ में इनइक्वालिटी भी होती है, जब भी इनइक्वालिटी की बात कर रहे होंगे am gm का हिंट मिलेगा। एंड फाइनली am gm सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, दिस इज द मस्ट कंडीशन। अगर ये चीज नहीं दे रखी है फिर मैं am gm के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्योंकि सारे हिंट इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि am gm का यूज करना है, तो पक्की बात है वहीं से कर लेंगे, तो काम आसान हो गया मेरा। ठीक बात है। और एक छोटी सी चीज का ध्यान और रखा करो हमेशा, ये तो हम बोल देते हैं कि सर am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, बट am इक्वल टू gm कब होता है वो भी मुझे पता होना चाहिए। am बराबर gm सिर्फ तभी होता है इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो हमेशा। ठीक बात है। तो ये सारी कहानी है am gm की। तो करके देखते हैं ट्राई। कौन से नंबर्स है, a b c d नंबर्स दे रखे हैं सर, और उनका सम भी दे रखा है। अब सोच के देखो, अगर मैं इन चार नंबर्स को ले लूं a b c d, इन पे लगाने की ट्राई करूं am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो बात बनेगी क्या? am क्या आएगा इनका, सबका सम 11/4, और gm क्या आएगा, सबका प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/4। तो क्या लग रहा है, बनी हमारी कुछ काम की चीज। यहां से तो क्या आ जाएगा, a b c d की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी सर, बट मुझे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उठा के a b c d का am gm लगा देंगे हमेशा, इससे तो काम की चीज आ ही नहीं रही हमारे। सो दैट मीन्स मुझे पहले सोचना पड़ेगा कौन से नंबर्स को लेके am gm लगाऊं मैं, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी थोड़ी, इनमें डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अब मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, उसके लिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि सर मुझे a की पावर 5 चाहिए ना, क्योंकि तो मुझे जब gm फाइंड करना होगा तो मतलब a को 5 बार मल्टीप्लाई करा गया होगा, तब जाके a की पावर 5 क्रिएट होगा। और 5 बार मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a को मैं 5 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, a/5 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 एंड सो ऑन। तो क्या करो, ये जो a वाला नंबर था इसको 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया मैंने। सिमिलरली b की पावर 3 है, तो क्या करेंगे, हमेशा b को 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ये फंडा होता है बस ऐसे क्वेश्चन को करने का। c की पावर 2 चाहिए तो c को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, d को d रखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब कितने नंबर्स है मेरे पास, 5 नंबर यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से, 11 नंबर्स है। इनका लगा दो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। इनका अरिथमेटिक मीन देखो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करके तो यही आएगा a + b + c + d 11। कितनी टर्म्स है टोटल, 11 टर्म्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब gm देखो इनका क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो a/5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। b/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया। c/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, d को 1 बार, पावर 1/11। बस आ गया तुम्हारे पास वही सेम चीज जो मुझे चाहिए थी। लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही बन गई है, तो ये जो 1/11 है इसकी चिंता मत करना, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 1 की पावर 11 1 ही हो जाएगा। तो देख रहे हो आ चुका है मेरे पास आंसर कि सर a की पावर 5 b³ c² d लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग, 5 की पावर 5 3² 2²। yes, so that means this particular thing is the maximum value। 3 की पावर 3 था ये, 2 नहीं था, सॉरी। ठीक बात है। और मुझे क्या दे रखा था, मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर है, तो बस उसके बाद तो इक्वेट कर देना इनको, आंसर आ जाएगा आपका। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 3750 इंटू बीटा। उसकी भी चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आ जाएगा 10, 375 को 25 में ब्रेक कर दें, ऐसा कुछ आ रहा है। तो चेक करो, 10 की बन गई 2 × 5, जल्दी से कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 बन गया 5 का स्क्वायर, ये बन गया 5 × 3, तो ये पूरी चीज क्या हो चुकी है, दिस इज 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 4। यस, इनटू बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कर दो डिवाइड, 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 4 दैट इज 5, 3³ अपॉन 3 की पावर 1, 3² × 2।
सो 9 into 2 18, 90 वुड बी द आंसर। यस, तो ये कंसेप्ट मैं याद रखूंगा नेक्स्ट टाइम से कि एएम जीएम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन से नंबर्स पे लगाना है, कि भाई जितनी पावर रेज करनी होती है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना होता है हमें। ठीक बात है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें अगर ये भी पूछ लेते कि भाई ए बी सी डी की वैल्यूज भी फाइंड कर दो जिनके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बता सकते हो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी जिसके लिए ये वाली मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी कि सर जब ए एम और जी एम बराबर होगा, और ए एम और जी एम कब बराबर होता है, जब सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। तो आई कैन से कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी अगर सारे नंबर्स बराबर हों। सारे नंबर्स कौन कौन से, a/5 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/2 इज इक्वल टू d। तो ये ए बी सी डी में रिलेशन होगा। इसको इक्वल टू k मान लेना चाहो तो। सो a की वैल्यू क्या आ गई है 5k, b इज 3k, c इज 2k एंड d इज इक्वल टू k। इसको मैं पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी। सबको ऐड करोगे कितना आएगा 11k, k की वैल्यू 1 आ रही है। सो वी आर गेटिंग a इज 5, b इज 3, c इज 2, d इज 1। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी अगर पूछा जाए तो। यस, तो ये सारी कहानी है ए एम जी एम की, याद रखूंगा इसको मैं। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट S1, S2, S3 up to S10 respectively be the sum of 12 terms of 10 APs। अच्छा, 10 डिफरेंट APs है, हर AP की 12 टर्म्स का सम लिया गया, उसको डिनोट करा गया S1, S2, S3 up to S10 से। हुज फर्स्ट टर्म्स आर दिस, सारी AP की फर्स्ट टर्म्स गिवन है और सारी APs के कॉमन डिफरेंसेस भी गिवन है। ठीक है, पूछा गया कि इसका सिग्मा पूछा गया। तो क्वेश्चन तो आसान लग रहा है कि सर अगर हर एपी का मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स सबके लिए 12 है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। यस, टारगेट क्या है मेरा फाइंड करना, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू S10। सो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं 10 की 10 एपीज पे बैठ के इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाऊंगा, कैलकुलेट करूंगा, सबको ऐड करूंगा, जो कि क्लियरली फिजिबल तरीका नहीं है एग्जाम में करने के लिए। तो बेटर तरीका क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या करते हैं कि ना इंडिविजुअली मत सोल्व करो, किसी एक जनरल एपी के लिए सोल्व कर लो लिखे। तो क्योंकि मुझे वैसे भी इसने एस आई पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, एस आई फाइंड करूंगा डायरेक्टली। एस आई का मतलब क्या होगा, सोच के देखो कि सर सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ कौन सी एपी, ith एपी। अब बस ये बता दो मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि ith एपी जो होगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। यहां से देख लेंगे सर, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म 1 थी, सेकंड एपी की 2, थर्ड एपी की 3, तो क्लियरली ith एपी की फर्स्ट टर्म तो आई हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस बताओ सोच के आराम से, देखो ध्यान से। एपी नंबर 1 इसका कॉमन डिफरेंस वाज 1, एपी नंबर 2 का कॉमन डिफरेंस 3, एपी नंबर 3 का कॉमन डिफरेंस 5। सो ऑड नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, बता सकते हो ith एपी की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। पैटर्न देखना पड़ेगा, क्या पैटर्न बन रहा है, 2 into i - 1 वाला पैटर्न बन रहा है क्या। वैसे भी पता ही होता है हमें, ऑड नंबर्स को ऐसे तो एक्सप्रेस करा जाता है 2i - 1 या 2i + 1 से। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया 2i - 1। अब कर देंगे सोल्व, अब कोई चिंता नहीं है। लगा दो फॉर्मूला एस आई का। सो एस आई नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 टाइम्स a प्लस n - 1 इंटू डी। कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, उसके बाद सिग्मा लगा देंगे, सोल्व हो जाएगा, कोई इशू है ही नहीं है। सो क्या बनेगा ये, दिस इज 2i प्लस 22i, तो दिस इज 24i - 11, ऐसा कुछ आ रहा है। क्या करें, सिग्मा लगा दें, लगा देंगे सर, हो जाएगा, अब तो कुछ बचा नहीं है। सो सिग्मा ऑफ एस आई इज सिग्मा ऑफ 6 × 24i - 11। आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रही है। सोल्व कर लेंगे, सिग्मा हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए मुझे। 6 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, बाकी डिफरेंस में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, i गोज फ्रॉम 1 से लेके 10। तो क्या बनाइए, ध्यान से देखो, तो दिस इज 24 टाइम्स सिग्मा ऑफ i 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 माइनस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, 10 बार करेंगे 110, ये आ गया। और इसका फॉर्मूला मुझे पता है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या फॉर्मूला होता है,
n इंटू एन प्लस 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक सीरीज वाले क्वेश्चन मुझे सोल्व करने आने चाहिए। तो ये जो तीन बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं सिग्मा आर स्क्वायर एंड सिग्मा आर क्यूब, ये मुझे याद होने चाहिए। इनको तुम आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते, इन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे खूब 2024 में भी। आर की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है सब में। यस और ये ऐसे फॉर्मूलाज है कि इनकी एप्लीकेशन तुम्हें और चैप्टर्स में भी देखने को मिल सकती है। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। यस ठीक बात है। तो कैलकुलेशन कंप्लीट करना, आंसर आपका आएगा सॉल्व करके 7260। यस वेरीफाई कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, लेट दिस डिनोट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन आ गया, देन सीरीज का सम पूछा गया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रही है। तो क्या करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक जानकारी तो हमें है कि सर सबका जो वैल्यू आएगी ना वो एक इंटीजर नंबर आएगी, ये बात तो पक्की है। अच्छा क्या करें? पहला काम मैं हमेशा क्या करता हूं ऐसी सिचुएशन में, फर्स्ट टर्म की वैल्यू देख लिया करो कितनी आएगी, लास्ट टर्म की वैल्यू देख लिया करो, आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम कहां से लेके मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। सही बात है ना? तो देखो एक बार √1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। √120 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 10 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 10। तो ये पता चल गया कि भाई जितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं 120 टर्म्स लिखी गई हैं, सबकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में होगी, 1 या 2 या 3 या 4 या अप टू 10 ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखना बस ये है कि वैल्यूज चेंज कहां पे होंगी, कि 1 से 2 में वो कब शिफ्ट होगा, 2 से 3 में कब शिफ्ट करेगा, 3 से 4 में कब शिफ्ट करेगा, गियर शिफ्टिंग कब कब होगी। और वो मुझे पता है गियर शिफ्टिंग कब होती है कि सर जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली सिचुएशन होती है, तो जब भी fx की वैल्यू इंटीजर बनेगी तब तब उसकी डेफिनेशन चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये फंडा तो पता है? यस और ये सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है, चाहे फंक्शन में आ जाए, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आ जाए, इंटीग्रेशन में आ जाए, हमेशा फंडा यही रहता है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ गया हमें ये देखना होता है कि अंदर वाली चीज इंटीजर कब बन रही है। जब जब वो इंटीजर बनेगी तब तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो कांस्टेंट चलती जाती है। सही बात है? तो बस पता ही है हमें कब कब इंटीजर बनेगा। √1 पे पहले, उसके बाद √4 पे बनेगा, बता सकते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला नंबर कब कब इंटीजर बनेगा, √1 √4 √9 ऐसे चलेगा ये। तो बस पता चल गया लास्ट में कहां तक जाएगा, √100 तक। इतने ही तो इंटीजर्स बनेंगे अंदर। सही बात है? हो जाएगा अब सॉल्व, हो जाएगा सर। क्या पता चल गया कि √1 से लेके √3 तक जितनी भी टर्म्स हैं सबकी वैल्यू 1 होगी। यस और नो? और क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है, 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 × 3। उसके बाद जैसे ही √4 आया उसकी वैल्यू चेंज होगी, 2 होगी। √4 से लेकर √8 तक सबकी वैल्यू क्या चलेगी, सेम चलेगी, 2 2 2 चलेगी। कितनी बार आ रहा है 2, चेक करो, 4 5 6 7 8 5 बार आ रहा है। तो पैटर्न आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। उसके बाद √9 से लेकर √15 तक जाएंगे, उसके बाद √16 से लेके कहाँ तक, √24 तक, उसके बाद √25 से लेके कहाँ तक जाना है, √35 तक जाना है। ऐसे चलता जाएगा। अब एक तरीका तो क्या हो सकता है कि मैन्युअली मैं सबकी वैल्यूज फाइंड करूं, लिखता जाऊं आखिर तक, फिर सबको कैलकुलेट करें बैठ के। बट एक बार अगर देख लें कुछ पैटर्न अगर मुझे समझ में आ जाए तो फिर तो पैटर्न की हेल्प से भी सोल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सोच के देखो क्या पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट वाले में आया था 1 वैल्यू आई थी 3 बार आई थी, 2 वैल्यू आई थी 5 बार आई, इसमें 3 वैल्यू आएगी कितनी बार आएगी, 9 + 6 7 बार आएगी। पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। 4 आएगी 9 बार आएगी, 5 आएगी 10 11 बार आएगी, दिखना स्टार्ट हो गया सर। यहाँ पे 1 1 का इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे 2 2 का इंक्रीज आ रहा है। और फाइनली क्या होगा, √100 से लेके कहाँ तक, √120 तक सबकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। कितनी बार आएगी, 21 टाइम्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, सम ऑफ द सीरीज क्या आएगा देख लो, 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 + up to 10 × 21। कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैन्युअली भी सोल्व कर सकते हैं अगर टाइम है आपके पास, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसको जनरलाइज करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था सीरीज का बेसिक फंडा आना चाहिए। सबसे बेसिक फंडा क्या होता है सीरीज का, कि सर अगर मुझे किसी भी सीरीज का सम फाइंड करना है मैं पहले उसकी जनरल टर्म लिखूंगा। तो बता दो इस सीरीज की rth टर्म क्या होगी, ये इसकी T1 है मान लो,
ये T2. So what will be the rth term of this? Tell me. दो नंबर्स का प्रोडक्ट चल रहा है. पहला नंबर तो T1 में 1, T2 में 2, T3 में 3, तो T3 में TR में R आ जाएगा. और दूसरा नंबर कैसे चल रहा है? ओड नंबर्स चल रहे हैं सर. ये तो ओड नंबर्स कैसे होते हैं? 2R+1 टाइप के या 2R-1 टाइप के. ये कैसा है? 2R+1 टाइप का. TR आ गया. तो जब भी किसी सीरीज का सम फाइंड करना हो, दो स्टेप्स में काम होता है. पहले स्टेप में TR फाइंड करा जाता है, स्टेप नंबर 2 में उसका सिग्मा लगा दिया जाता है. तो S क्या आ जाएगा? सिग्मा ऑफ TR आ जाएगा. सही बात है क्या? और R की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 10 तक जा रही है. हो जाएगा क्या सॉल्व? क्या बन गया ये? 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ R² प्लस सिग्मा ऑफ R. फिर से चेक करो, वही सेम रिजल्ट्स की जरूरत पड़ रही है मुझे. सिग्मा R² की सिग्मा R की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला था सिग्मा R² का? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 बाई 2. हो जाएगा सॉल्व. यस, क्या बन गया ये? 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 7, सो 77 इंटू 10 प्लस दिस इज 55. So we are getting 825 as the answer. ठीक बात है. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. कंसेप्ट वही था कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन आ गया, बस मुझे ये देखना होता है इंटीजर कब बनेगा. उसके बिना तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू चलती जाती है. ओके, डन. तो इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट है. और अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप और इस पे हर चैप्टर के यू कैन ट्राई द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, एपी जीपी मिक्स्ड क्वेश्चन. जिस टॉपिक में डाउट है यू कैन प्रैक्टिस द PYQs फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. राइट? ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय बाय.